हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण: प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का परावर्तन: उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम: आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आप ये देख सकते हैं। I = R। प्रतिबिंब: प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, यानी वास्तव में होती नहीं है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल द्वारा दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन: इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण: गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। एक्चुअली ये गोले के भाग होते हैं, इसलिए इनको गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के भाग: गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, यानी कि मेन टर्म्स हैं, वो देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ध्रुव: गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P अक्षर से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष: गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। वक्रता केंद्र: गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अक्सर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या: गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्सर R से निरूपित किया जाता है। द्वारक: गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे Mn से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस: मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्सर F द्वारा निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R = 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। अगर आप नियम याद कर लेंगे तो आप आराम से किरण आरेख बना सकेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति को आप प्राप्त कर सकेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। आप देख सकते हैं F से गुजर रही है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी, यानी उसका उल्टा हो गया। अगर फोकस से जाएंगी तो समांतर निकलेंगी, समांतर आएंगी तो फोकस से निकल लेंगी। 3 है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। 4 है, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं, यानी I = R।
अवतल दर्पण तथा बिंब की विभिन्न स्थिति के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। आप देख सकते हैं यदि अनंत पर है बिंब तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस एफ पर और बिंदु साइज का। बिंब का मतलब वस्तु से। यहाँ प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। सभी केसों में वास्तविक तथा उल्टा है। यदि सी से परे है तो एफ और सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर सी पर बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी होगी और समान साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा सभी में है। सी तथा एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे होगी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। यदि एफ पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जब अनंत पर था तो एफ पर बना, अब एफ पर है तो अनंत पर। अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। पी तथा एफ के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं स्थिति। देखो अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है, सी से परे है तो कहाँ बन रहा है? ठीक है, एफ और सी के बीच में। सी पर है तो सी पर ही बन रहा है। सी तथा एफ के बीच में अगर बिंब है तो कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा। और अगर एफ पे है तो अनंत पर बनेगा। पी और एफ के बीच में है, इसी स्थिति में अलग है तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। आप देख सकते हैं इसी स्थिति में आभासी है, बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा है। अवतल दर्पण के उपयोग, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता कई बार। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी आप सिंपल कर सकते हैं कि टॉर्च और सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ये जो लास्ट वाली स्थिति है इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसी को यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर। और इन्हें प्राय चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण देख लेते हैं, जिसकी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। यानी मुख्य अक्ष आती हुई प्रतीत हो रही है, वहाँ से ये फैल रही है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही निकलेंगी। 3 है। थर्ड है, उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। फोर्थ है, उत्तल दर्पण के बिंदु पी की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष में समान कोण बनाती हैं। आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक प्रकार। यानी बिंब वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, आभासी तथा सीधा होगा प्रकृति। अगर बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। यानी फोकस से थोड़ा सा पहले बन जाएगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। आप ये देख सकते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है जिनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब है, काफ़ी बड़े एरिया का छोटे जगह में बनाते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह आपको याद करने बड़े ही जरूरी हैं। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर +x इस मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। यानी कि लेफ्ट साइड सारी की सारी नेगेटिव और राइट साइड सारी पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर +y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर
मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं, मानी जाती हैं। यानी लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर की साइड धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि वो तो लेफ्ट साइड रखी जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फॉर्मूला यह है दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। v है प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, f फोकस दूरी। इसको याद करना महत्वपूर्ण है। आवर्तन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुरूप अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यानी आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो m = hi/ho, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। ठीक है, या फिर m = -v/u। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आवर्धन m = hi/ho = -v/u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि hi = ho तो m = 1 होगा आवर्धन, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। यदि h जो इमेज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। ठीक है, तो m होगा 1 से ज़्यादा। यदि h इमेज जो है, h ऑब्जेक्ट जो है वो hi छोटा है तो m 1 से छोटा होगा, तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है, यानी 1 का मतलब तो बराबर है। यदि m पॉजिटिव है और 1 से कम है तो उत्तल दर्पण होता है वो, ये आपको याद करने के लिए है। यदि m पॉजिटिव है नहीं आवर्धन और 1 से ज़्यादा है तो दर्पण अवतल है। यदि m नेगेटिव है तो दर्पण अवतल है। प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं अब। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है, यानी कुछ ऊपर की तरफ। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरस्पर्श पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। EF आपतित किरण है जो कि अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती है, n की तरफ देखो झुक गई है, और जब ये बाहर आती है निर्गत किरण के रूप में GH, तब ये अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर जाती है क्योंकि प्रकाश की गति बढ़ जाती है। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। साइन I = sin r स्थिरांक अपवर्तनांक n है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। n/1 = माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। n/1 = v1 v2। n12 हो गया माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। n12 हो गया v2/v1। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात के वायु तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। n = c/v। c हो गया 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना कम है और हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशिक सघन माध्यम 2 माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम 2 माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है। आप देख सकते हैं विरल माध्यम से जब प्रकाश चला तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गया सघन माध्यम में आते ही, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं, गोलीय लेंस कहलाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। आप देख सकते हैं F2 से होकर गुजर रही है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, यानी F1 से होती हुई वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरी तरफ जाकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। अब हम देख सकते हैं बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसमें। अगर अनंत पर है वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर होगी, अत्यधिक छोटा आभासी तथा उल्टा। यदि 2F1 से परे है तो F2 तथा 2F2 के बीच होगी, छोटा वास्तविक और उल्टा। यदि 2F1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2F2 पर, यानी समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि F1 तथा 2F1 के बीच में है तो 2F2 से परे बनेगा, विवर्तित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फोकस F1 पर है तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा। फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के O के बीच में है तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बड़ा, विवर्धित, आभासी तथा सीधा। तो आप ये देख सकते हैं हर स्थिति के लिए जैसे जैसे वस्तु आगे आती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। सिर्फ लास्ट वाली स्थिति में आभासीय, बाकी सभी में वास्तविक तथा उल्टा है। आप सारी स्थितियों को देख सकते हैं। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। देखो अगर ऐसे इस तरह से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गित होगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी, यानी ओ से सीधा ही निकल जाएगी। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। तो हम बिंब की स्थिति यानी वस्तु अनंत पर है तो फोकस F1 पे बनेगा, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा। अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के पास है तो F1 तथा O के बीच है, छोटा है, आभासी तथा सीधा है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां देख सकते हैं। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस के सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। तो v और u वही है, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी और f है फोकस दूरी। आवर्तन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई h1 ho। m = v/u, तो m = hi यानी इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो v/u से भी निकाल सकते हैं इसको। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P होती है 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है 1d = 1 पर मीटर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, मतलब 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।